गांव के आखिरी छोर पर, जहां खेत खत्म होते थे और घने पुराने पीपल के पेड़ शुरू हो जाते थे, वहां एक टूटा फूटा मंदिर खड़ा था। उस मंदिर की हालत ऐसी थी जैसे वर्षों से वहां किसी इंसान ने कदम ही न रखा हो। दीवारों पर काई जम चुकी थी, छत का एक हिस्सा टूटकर नीचे गिर चुका था और मंदिर के आसपास उगी जंगली घास हवा के साथ अजीब तरह से हिल रही थी। उस रात आसमान पर काले बादल छाए हुए थे। बारिश कभी भी शुरू हो सकती थी। हवा में अजीब सी भारीपन था, जैसे पूरा गांव किसी अनजाने खतरे के आने का इंतजार कर रहा हो। दूर कहीं कुत्ते लगातार भौंक रहे थे, लेकिन सबसे डरावनी बात यह थी कि हर बार जब कुत्ते मंदिर की तरफ देखते, उनकी भौंकने की आवाज अचानक चीख में बदल जाती। मंदिर के पीछे अंधेरे में एक औरत जमीन पर बैठी थी। उसके चारों तरफ घना सन्नाटा था। उसके सामने काला कपड़ा बिछा हुआ था। उस कपड़े पर राख, नींबू, लाल धागा, सरसों का तेल और कुछ उलझे हुए बाल रखे थे। औरत अपनी आंखें बंद किए बहुत धीमी आवाज में मंत्र पढ़ रही थी। उसके होंठ हिल रहे थे, लेकिन आवाज इतनी धीमी थी कि शब्द समझ में नहीं आ रहे थे। चेहरे पर एक अजीब सी नफरत थी, ऐसी नफरत जैसे उसके दिल में किसी के लिए सिर्फ बदला बचा हो। अचानक उसने आंखें खोली। उसकी नजर सीधे सामने रखे उन बालों पर जा टिकी। उसने धीरे से बाल उठाए और काले धागे में बांधने लगी। धागा बांधते हुए उसके चेहरे पर एक खतरनाक मुस्कान फैल गई। फिर उसने बहुत धीमी आवाज में कहा, जिस सुख ने मुझे जलाया है, अब वही सुख उसे जलाएगा। इतना कहते ही मंदिर के अंदर रखा पुराना दीपक अपने आप बुझ गया। चारों तरफ घना अंधेरा छा गया और उसी अंधेरे में मंदिर के अंदर से किसी के धीमे धीमे रोने की आवाज आने लगी। औरत के चेहरे पर मुस्कान और गहरी हो गई। उसे पता था उसका मंत्र काम कर चुका था, खा जाएगा। औरत के होंठों से निकले ये शब्द मंदिर की खामोशी में गूंज उठे। उसने उस बंधे हुए काले धागे को एक छोटी सी पुड़िया में रखा और उसे अपने सामने रख दिया। फिर उसने धीरे से एक पुरानी तस्वीर उठाई। तस्वीर में किसी परिवार की तस्वीर थी। औरत ने तस्वीर को कुछ पल तक घूरा, फिर उसके चेहरे पर वही खतरनाक मुस्कान लौट आई। उसने तस्वीर के ऊपर काला तेल टपकाया। जैसे ही तेल की पहली बूंद तस्वीर पर गिरी, फू, मंदिर के अंदर रखा छोटा सा दिया अचानक भड़क उठा। उसकी लौ कुछ ही सेकंड में इतनी बड़ी हो गई जैसे किसी ने उसमें तेल नहीं बल्कि आग का पूरा तूफान भर दिया हो। मंदिर की दीवारों पर उस लौ की परछाइयां डरावनी आकृतियों की तरह नाचने लगीं और फिर बिना किसी के छुए वो दिया अपने आप बुझ गया। अंधेरे में सिर्फ उस औरत की धीमी हंसी सुनाई दे रही थी। उधर इसी गांव में धर्मपाल का परिवार रहता था। गांव में धर्मपाल का नाम इज्जत और सम्मान से लिया जाता था। सीधा साधा परिवार था। धर्मपाल और उसकी पत्नी के 2 बेटे थे, अजय और विजय। अजय बचपन से ही बहुत तेज था, पढ़ाई में हमेशा आगे रहता और गांव के बाकी बच्चों से बिल्कुल अलग सोचता था। उसका सपना था कि एक दिन वो गांव छोड़कर शहर जाएगा और अपने पैरों पर खड़ा होगा। आखिरकार वो दिन भी आया। पढ़ाई पूरी करने के बाद अजय शहर चला गया। शुरुआत आसान नहीं थी। कई रातें उसने भूखे पेट गुजारी। कई बार उसे लगा कि शायद उसका सपना कभी पूरा नहीं होगा, लेकिन उसने हार नहीं मानी। दिन रात मेहनत करता रहा। धीरे धीरे उसकी मेहनत रंग लाई। उसने अपना छोटा सा व्यापार शुरू किया और कुछ ही सालों में वही छोटा व्यापार एक बड़े कारोबार में बदल गया। अजय के पास अब बड़ा घर था, महंगी गाड़ी थी, नौकर थे और इतना पैसा था कि गांव का कोई भी आदमी उसकी जिंदगी देखकर हैरान रह जाए। लेकिन सफलता ने अजय का दिल नहीं बदला था। वो अपने परिवार को आज भी उतना ही प्यार करता था। हर महीने वो गांव में अपने मां बाप के लिए पैसे भेजता था। मां की दवाइयों से लेकर घर के खर्च तक अजय हर जिम्मेदारी निभाता था। धर्मपाल अक्सर गांव वालों से कहता, मेरा बेटा शहर में रहता जरूर है, लेकिन उसका दिल आज भी इसी मिट्टी में है। उसे क्या पता था, जिस बेटे की कामयाबी पर उसे इतना गर्व था, अब उसी कामयाबी पर किसी की काली नजर पड़ चुकी थी। और मंदिर के उस अंधेरे कमरे में वो औरत अब भी बैठी थी। उसके सामने रखी तस्वीर पर काला तेल धीरे धीरे फैल रहा था
और तस्वीर के पीछे अचानक किसी अनजान हाथ की उंगलियों के निशान उभर आए। अजय सिर्फ पैसे भेजकर अपनी जिम्मेदारी पूरी नहीं करता था, वो अपने परिवार की हर छोटी बड़ी जरूरत का ख्याल रखता था। मां की दवाइयों से लेकर घर की मरम्मत तक, खेती के खर्च से लेकर घर के राशन तक, हर चीज की जिम्मेदारी अजय अपने कंधों पर उठा चुका था। यहां तक कि विजय के बच्चों की स्कूल की फीस भी वहीं भरता था। उसके लिए यह सब कोई एहसान नहीं था, यह उसका परिवार था और अपने परिवार के लिए कुछ करना उसे हमेशा अपना फर्ज लगता था। जब भी अजय गांव आता, पूरा घर जैसे खुशी से भर जाता। बच्चे उसके आसपास दौड़ते रहते और अजय हर बार उनके लिए ढेर सारे खिलौने लेकर आता। एक दिन मीरा ने मुस्कुराते हुए कहा, देखो अजय फिर से बच्चों के लिए कितने सारे खिलौने लाया है। अजय हंस पड़ा। बच्चों के चेहरे पर मुस्कान आ जाए, मेरे लिए इससे बड़ी कोई चीज नहीं है। मीरा भी बहुत अच्छे स्वभाव की थी। वो कभी विजय या कविता को यह महसूस नहीं होने देती थी कि अजय उनसे ज्यादा सफल है, बल्कि हर बार उनके लिए भी कुछ न कुछ जरूर लेकर आती। कभी गुड़िया के लिए नए कपड़े, कभी विजय के लिए महंगी घड़ी और कभी कविता के लिए खूबसूरत साड़ी। मीरा का दिल साफ था, लेकिन हर किसी का दिल मीरा जैसा साफ नहीं था। कविता इन सब चीजों को देखकर ऊपर से मुस्कुराती, लेकिन उसके अंदर कुछ और ही चल रहा था। धीरे धीरे अजय की सफलता उसके लिए खुशी नहीं, जलन बनती जा रही थी। जब गांव की औरतें आपस में बातें करती, अजय जैसा बेटा भगवान सबको दे, दूसरी औरत कहती, अरे पूरा परिवार उसी की वजह से आराम से जी रहा है। तीसरी बोलती, इतना पैसा कमाने के बाद भी अपने मां बाप को नहीं भूला, बहुत बड़ा दिल है उसका। हर बार ये बातें कविता के कानों में पड़ती और उसके चेहरे पर एक नकली मुस्कान आ जाती। वो ऊपर से कहती, हां अजय तो बहुत अच्छा है, भगवान उसे हमेशा खुश रखे। लेकिन उसके दिल के अंदर एक अलग ही आवाज गूंजती थी, हर जगह बस अजय अजय अजय। कविता की मुट्ठियां धीरे धीरे कसने लगीं। उसे लगने लगा था कि उसके अपने घर में भी उसकी कोई कीमत नहीं बची। और फिर एक दिन उसके मन में उठी जलन ने एक ऐसा रूप ले लिया जिसके बाद वापस लौटने का रास्ता शायद कभी नहीं था। उसे अभी नहीं पता था कि उसकी इसी जलन का फायदा उठाने वाला कोई और भी था, कोई जो अंधेरे मंदिर में बैठकर पहले ही अपना खेल शुरू कर चुका था। कविता की बातें धीरे धीरे विजय के मन में घर करने लगी थीं। एक रात उसने विजय से कहा, आज संभाल लेंगे, लेकिन कल यही लोग तुम्हें एहसान भी जताएंगे। विजय कुछ नहीं बोला, लेकिन उसके चेहरे पर पहली बार संदेह साफ दिखाई दिया। उसे लगने लगा शायद कविता गलत नहीं कह रही, शायद अजय की मदद के पीछे सच में कोई मतलब हो। धीरे धीरे कविता के शब्द विजय के दिमाग पर हावी होने लगे। कुछ दिनों बाद धर्मपाल और सरोज अजय के साथ शहर चले गए। अजय ने अपने मां बाप को कुछ दिनों के लिए अपने पास बुलाया था। उनके जाते ही गांव के उस छोटे से घर में सन्नाटा छा गया, लेकिन रोज शहर से फोन जरूर आता। एक दिन धर्मपाल ने विजय को फोन किया। उसकी आवाज में बच्चे जैसी खुशी थी। अरे विजय, यहां तो हर कमरे में ऐसी लगा है। विजय ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, अच्छा। धर्मपाल उत्साह से बोलता रहा, और सुन, आज अजय हमें इतनी बड़ी होटल में खाना खिलाने ले गया था कि क्या बताऊं। फिर सरोज की आवाज फोन पर सुनाई दी, मीरा तो रोज नई नई चीजें बनाती है बेटा, उसने आज हमारे लिए इतना अच्छा खाना बनाया था। धर्मपाल फिर बोल पड़ा, और कल अजय हमें मुंबई घुमाने ले जा रहा है। फोन कट गया। विजय कुछ देर तक चुप बैठा रहा। फिर वही बातें जाकर उसने कविता को बता दी। बाबा कह रहे थे हर कमरे में ऐसी है, होटल में खाना खा रहे हैं और कल मुंबई घूमने जा रहे हैं। कविता ने कुछ नहीं कहा, बस कुछ सेकंड तक जमीन की तरफ देखती रही। फिर उसके चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कान आई। जितनी बार वो अजय के परिवार की खुशियों के बारे में सुनती, उसके अंदर की जलन उतनी ही बढ़ती जाती। अब तो उसे मीरा की अच्छाई भी दिखावा लगने लगी थी। उसे लगता मीरा जानबूझकर सबके सामने इतनी अच्छी बनती है। रात को जब पूरा घर सो जाता, कविता की आंखों से नींद गायब रहती। वो अंधेरे कमरे में छत को घूरती रहती। उसके मन में एक ही सवाल घूमता रहता,
अगर मेरे हिस्से में यह सुख नहीं है। उसकी आंखों में गुस्सा उतर आया। उसने तकिए को कसकर पकड़ लिया और फिर बहुत धीमी आवाज में बोली, तो उनके हिस्से में भी यह सुख क्यों रहे? कमरे में सन्नाटा था, लेकिन अगले ही पल खिड़की के बाहर किसी के चलने की आवाज आई। कविता अचानक उठकर बैठ गई। उसने खिड़की की तरफ देखा। बाहर घना अंधेरा था, कोई दिखाई नहीं दे रहा था, लेकिन जमीन पर गीली मिट्टी में किसी के पैरों के निशान साफ दिखाई दे रहे थे, और वो निशान सीधे उसके घर से निकलकर गांव के उस पुराने मंदिर की तरफ जा रहे थे। मैं भी नहीं रहूंगी। कविता ने यह बात इतनी धीमी आवाज में कही कि खुद उसके अलावा किसी ने नहीं सुनी, लेकिन उसके मन में अब सिर्फ जलन नहीं थी, अब वहां बदले की आग जल रही थी। उसी गांव में एक बूढ़ी औरत रहती थी। लोग उससे दूर रहते थे। कहा जाता था कि वो तंत्र मंत्र जानती है और गांव के बाहर पुराने मंदिर के आसपास अक्सर रात में दिखाई देती है। कोई उसके बारे में खुलकर बात नहीं करता था, लेकिन कविता धीरे धीरे रात के अंधेरे में चुपके से उसके पास जाने लगी। पहली बार जब वो बूढ़ी औरत के सामने बैठी, कविता के हाथ कांप रहे थे। उसने डरते हुए कहा, मुझे वो सब चाहिए जो उनके पास है। बूढ़ी औरत ने उसकी आंखों में देखा, फिर धीमी आवाज में बोली, जो मांग रही है उसकी कीमत भी चुकानी पड़ेगी। कविता कुछ पल चुप रही, फिर उसने सिर झुका दिया। कीमत चाहे जो हो, मुझे मंजूर है। उस रात के बाद कविता की जिंदगी बदलने लगी। वो धीरे धीरे काले धागे की क्रिया सीखने लगी। बालों से जुड़ी वशीकरण की विधियां, खाने में मिलाई जाने वाली रहस्यमयी चीजें, नींबू और धागे से की जाने वाली क्रियाएं और तस्वीर के जरिए किए जाने वाले तंत्र। शुरुआत में हर बार उसका दिल कांपता था। मंत्रों की आवाज सुनकर उसे डर लगता। अंधेरे मंदिर में बैठते हुए उसके हाथ पैर ठंडे पड़ जाते। कई बार उसे लगता वो गलत रास्ते पर जा रही है, लेकिन फिर उसे अजय का बड़ा घर याद आता, मीरा के कपड़े याद आते, शहर की जिंदगी याद आती, और उसके अंदर की जलन फिर उस डर को दबा देती, क्योंकि जलन इंसान से वो सब करवा सकती है जिसके बारे में उसने कभी सपने में भी नहीं सोचा होता। कुछ महीने बीत गए और एक दिन कविता अचानक बदली हुई नजर आई। उसकी आंखों में पहले वाली घबराहट नहीं थी, अब उनमें एक अजीब सा आत्मविश्वास था। वो घर आई और विजय से बोली, भैया, भाभी को गांव बुलवा लो। विजय ने हैरानी से उसकी तरफ देखा। कविता ने सामान्य बनने की कोशिश करते हुए कहा, मां बाबा गए हुए इतने दिन हो गए, तब से वो लोग गांव आए ही नहीं। आखिर घर भी तो उनका है। विजय के चेहरे पर खुशी आ गई। उसे लगा शायद कविता के मन की सारी कड़वाहट खत्म हो गई है। शायद अब वो सच में अजय और मीरा को अपना मानने लगी है। विजय ने बिना कुछ सोचे फोन उठा लिया, लेकिन उसे क्या पता था कविता के इस बदलते व्यवहार के पीछे प्यार नहीं, एक बेहद खतरनाक योजना छिपी हुई थी। और इस बार निशाना सिर्फ अजय नहीं था, मीरा भी थी। विजय को लगा कि शायद कविता का मन सच में बदल गया है। उसे क्या पता था उसकी अपनी पत्नी के मन में क्या चल रहा है। कुछ ही दिनों बाद अजय और मीरा गांव लौट आए। उन्हें देखते ही पूरा घर खुशी से भर गया। धर्मपाल और सरोज उन्हें देखकर भावुक हो गए। बच्चे खुशी से अजय और मीरा के आसपास घूमने लगे और कविता भी चेहरे पर नकली मुस्कान लाकर उनकी सेवा करने लगी। भैया, आप लोग थक गए होंगे, पहले आराम कर लो। भाभी, आपके लिए चाय बना दूं? हर किसी को लगा कविता सच में बदल गई है, लेकिन जैसे ही रात होती उसके चेहरे की मुस्कान गायब हो जाती। आंखों में फिर वही पुरानी नफरत उतर आती। एक रात पूरा घर गहरी नींद में सो चुका था। घड़ी की सुइयां आधी रात पार कर चुकी थीं। कविता धीरे धीरे अपने कमरे से बाहर निकली। उसके कदम इतने धीमे थे कि फर्श भी आवाज नहीं कर रहा था। वो सीधे अजय के कमरे की तरफ बढ़ी। दरवाजा थोड़ा खुला था। अंदर अजय गहरी नींद में सो रहा था। कविता कुछ पल दरवाजे पर खड़ी होकर उसे देखती रही, फिर धीरे से कमरे में दाखिल हुई। उसने अपनी मुट्ठी खोली। उसके हाथ में एक छोटी कैंची थी। वो अजय के सिर के पास झुकी और उसके बालों की कुछ लटें काट ली। अजय नींद में थोड़ा हिला। कविता तुरंत पीछे हट गई। कुछ सेकंड तक उसकी धड़कनें तेज रहीं।
फिर उसने अजय के बटुए से छेड़छाड़ किए बिना उसके अंदर एक छोटी सी पुड़िया रख दी और दबे पांव कमरे से बाहर निकल गई। अगली सुबह घर में सब सामान्य था। किसी को रात की घटना की भनक तक नहीं लगी। कविता रसोई में गई। उसने अजय के लिए खीर बनाई, लेकिन खीर तैयार होने के बाद उसने चुपके से उसमें थोड़ी सी राख मिला दी। फिर चेहरे पर मासूम मुस्कान लाकर कटोरी अजय के सामने रख दी। भैया, आपके लिए खास खीर बनाई है। अजय मुस्कुराया। अरे वाह कविता, आज तो बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। उसने चम्मच उठाया और खीर खाने लगा। कविता उसके सामने खड़ी रही। उसकी नजर लगातार अजय के चेहरे पर थी। अजय ने पहला निवाला खाया, फिर दूसरा, और कविता के होठों पर एक बेहद हल्की मुस्कान फैल गई। लेकिन उसकी आंखों में इंसानी भावनाएं नहीं थीं, वहां सिर्फ बदला था। कविता की आंखों में अब इंसानी भावनाएं नहीं बची थीं। वह अजय को लगातार देख रही थी, जैसे उसके सामने कोई इंसान नहीं बल्कि उसकी नफरत का निशाना बैठा हो। लेकिन घर में किसी को भी इस बात की भनक तक नहीं थी कि पर्दे के पीछे क्या खेल चल रहा है। कुछ दिन गांव में बिताने के बाद अजय और मीरा वापस शहर लौट गए। शुरुआत के 2-3 दिन सब बिल्कुल सामान्य रहा। अजय अपने काम में व्यस्त था, मीरा घर संभाल रही थी। लेकिन फिर धीरे धीरे कुछ बदलने लगा। सबसे पहले छोटी छोटी बातों पर झगड़े शुरू हुए। कभी मीरा से बहस तो कभी अपने माता पिता से बेवजह अनबन। अजय खुद समझ नहीं पा रहा था कि आखिर उसे इतनी जल्दी गुस्सा क्यों आने लगा है। वो छोटी सी बात को भी इतना बड़ा बना देता कि बाद में खुद ही पछताने लगता। एक रात मीरा ने बहुत प्यार से कहा, आप कुछ दिनों से बहुत तनाव में रहने लगे हो, थोड़ा आराम कर लिया करो, काम को लेकर इतना परेशान मत हुआ करो। मीरा की बात पूरी भी नहीं हुई थी कि अजय अचानक भड़क उठा। उसकी आंखों में गुस्सा उतर आया। तुम्हें लगता है मैं मेहनत नहीं कर रहा? मीरा घबरा गई। मैंने ऐसा कब कहा? अजय और जोर से बोला, सबको बस मेरी गलती दिखाई देती है। कमरे में अचानक सन्नाटा छा गया। मीरा की आंखें नम हो गईं। वो कुछ नहीं बोली, बस चुपचाप वहां से चली गई। अजय कुछ देर तक वहीं बैठा रहा। उसके अंदर भी अजीब बेचैनी थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि कुछ दिनों से उसके साथ आखिर हो क्या रहा है। उसे अपनी ही आवाज अजनबी लग रही थी। और सबसे डरावनी बात, अजय को बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि उसके अंदर अचानक पैदा हुआ यह गुस्सा किसी बीमारी की वजह से नहीं, बल्कि किसी ऐसी चीज की वजह से था जिसे वो अपनी आंखों से देख भी नहीं सकता था। उधर गांव में कविता अकेली बैठी मुस्कुरा रही थी। उसने अपनी मुट्ठी में वही काला धागा कसकर पकड़ रखा था और उसके सामने अजय की तस्वीर रखी थी। धीरे से उसने तस्वीर को देखते हुए कहा, अभी तो शुरुआत हुई है। सरोज ने पहली बार अजय को इस तरह टूटते हुए देखा था। जिस बेटे को उसने हमेशा मजबूत देखा था, आज वही बेटा छोटी सी बात पर टूट जाता था। लेकिन असली डर अभी शुरू ही हुआ था। कुछ ही हफ्तों में अजय का कारोबार अचानक डगमगाने लगा। जो ग्राहक सालों से उसके साथ जुड़े हुए थे, वो एक एक करके अपने काम रद्द करने लगे। किसी का पेमेंट अचानक अटक गया, किसी का भेजा हुआ माल वापस आ गया। और जिस कारोबार को अजय ने अपनी जिंदगी के सबसे मुश्किल दिनों में खड़ा किया था, वही कारोबार अब उसकी आंखों के सामने बिखरने लगा। फिर एक दिन उसका सबसे बड़ा कॉन्ट्रैक्ट, जो लगभग पक्का हो चुका था, आखिरी समय पर टूट गया। अजय के लिए यह सिर्फ एक व्यापारिक नुकसान नहीं था, यह ऐसा झटका था जिसने उसके अंदर बची हुई हिम्मत भी तोड़ दी। उसके बिजनेस पार्टनर भी अब उस पर शक करने लगे। एक दिन उनमें से एक ने गुस्से में कहा, अजय, तुम्हारे फैसले अब पहले जैसे नहीं रहे। तुम हर काम बिगाड़ रहे हो। आखिर हो क्या गया है तुम्हें? अजय के पास कोई जवाब नहीं था। वो बस सामने बैठा रहा। उसकी आंखों के नीचे काले घेरे पड़ चुके थे। रात को भी उसे नींद नहीं आती। वो घंटों फाइलों के सामने बैठा रहता, लेकिन कागजों पर लिखे शब्द उसकी आंखों के सामने धुंधले पड़ जाते। कई बार वो एक ही फाइल को घंटों देखता रहता, फिर अचानक सिर पकड़कर बैठ जाता। उसका दिमाग जैसे काम करना ही बंद कर चुका था। एक रात अजय अपने ऑफिस में अकेला बैठा था। कमरे में सिर्फ टेबल लैंप की हल्की रोशनी थी। घड़ी में रात के 2 बज चुके थे।
अचानक उसे लगा कोई उसके पीछे खड़ा है। अजय ने धीरे से गर्दन घुमाई। पीछे कोई नहीं था। वो वापस फाइल की तरफ देखने लगा। तभी उसे अपने कान के बिल्कुल पास किसी औरत की धीमी आवाज सुनाई दी, सब छिन जाएगा। अजय का पूरा शरीर ठंडा पड़ गया। उसने तुरंत पीछे मुड़कर देखा। कमरा खाली था। दरवाजा अंदर से बंद था, खिड़की भी बंद थी, लेकिन टेबल पर रखी उसकी एक फाइल धीरे धीरे अपने आप खुल रही थी। अजय की सांसें तेज हो गईं और उसी फाइल के बीच उसे काले धागे का एक छोटा सा टुकड़ा दिखाई दिया। अजय ने उसे उठाया और जैसे ही उसकी उंगलियां उस धागे से छुईं, उसके सिर में अचानक तेज दर्द उठा। उसे कुछ पल के लिए ऐसा लगा जैसे उसके सामने किसी अंधेरे मंदिर में एक औरत बैठी है और उसकी तरफ देखकर मुस्कुरा रही है। उस रात के बाद अजय की हालत और भी बिगड़ने लगी। उसे बार बार ऐसा महसूस होता जैसे कोई उसके कान के बिल्कुल पास आकर फुसफुसा रहा हो, लेकिन जब वो पीछे मुड़कर देखता वहां कोई नहीं होता। कई रातों में अचानक उसकी नींद खुल जाती। उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा होता। कमरे में अंधेरा छाया रहता और उसे साफ महसूस होता कि कोई उसके कमरे में खड़ा है। एक रात अजय की नजर अलमारी के पास गई। वहां एक काली परछाई खड़ी थी, बिल्कुल स्थिर। अजय कुछ सेकंड तक उसे देखता रहा। उसके शरीर में जैसे जान ही नहीं बची थी। फिर अचानक वो घबराकर बिस्तर से उठा और लाइट जला दी। क्लिक, कमरा रोशनी से भर गया, लेकिन अलमारी के पास कोई नहीं था। अजय धीरे धीरे वहां गया। उसने अलमारी खोली। अंदर कपड़ों के अलावा कुछ नहीं था, लेकिन जैसे ही उसने पीछे मुड़कर देखा, दीवार पर एक पल के लिए वही काली परछाई फिर दिखाई दी और अगले ही सेकंड गायब। अजय की सांसें तेज हो गईं। धीरे धीरे सिर्फ अजय की मानसिक हालत ही नहीं, उसके पूरे घर की हालत खराब होने लगी। लोन की किश्तें रुकने लगीं। नौकर एक एक करके नौकरी छोड़कर चले गए। बैंक से लगातार फोन आने लगे। जिस घर में कभी खुशियां और आराम था, वहां अब हर दिन चिंता और डर का माहौल रहने लगा। एक दिन मीरा ने कांपती आवाज में अजय से पूछा, अगर अगले महीने भी पेमेंट नहीं हुआ तो क्या हमें यह घर छोड़ना पड़ेगा? अजय कुछ नहीं बोला। वो बस खिड़की के बाहर देखता रहा, क्योंकि जिस डर के बारे में मीरा पूछ रही थी, वही डर अब अजय को अंदर से खा रहा था। उसके पास कोई जवाब नहीं था। उधर गांव में धर्मपाल और सरोज रोज विजय को फोन करते। वो अजय की परेशानी के बारे में बताते। विजय, पता नहीं अजय को क्या हो गया है, पहले जैसा नहीं रहा। सरोज की आवाज में चिंता साफ सुनाई देती। बेटा, तू अजय से बात कर, शायद वो तुझसे कुछ कह सके। विजय हर बार उन्हें भरोसा देता। आप लोग चिंता मत करो, मैं बात करता हूं, सब ठीक हो जाएगा। लेकिन फोन रखने के बाद विजय खुद भी सोच में पड़ जाता, क्योंकि उसे भी समझ नहीं आ रहा था कि आखिर अजय के साथ इतना कुछ अचानक क्यों हो रहा है। और उसी समय घर के दूसरे कमरे में बैठी कविता चुपचाप उनकी सारी बातें सुन रही थी। उसके चेहरे पर एक हल्की मुस्कान थी। उसने अपनी मुट्ठी खोली, उसमें वही काला धागा था, और जैसे ही उसने धागे को देखा, कमरे के कोने में रखा दिया अचानक अपने आप बुझ गया। धर्मपाल और सरोज रोज फोन पर विजय को अजय की सारी परेशानियां बताने लगे। धर्मपाल की आवाज में चिंता थी। पता नहीं क्या हो गया है अजय को। उसका काम लगातार कम होता जा रहा है। घर में हर वक्त तनाव रहता है। अगर ऐसे ही चलता रहा तो शायद उसे घर भी बेचना पड़े। विजय ये सब सुनकर परेशान हो गया। उसे अपने भाई की चिंता होने लगी। लेकिन जैसे ही उसने ये बातें कविता को बताई, कविता के चेहरे पर एक अजीब सी शांति उतर आई। वो कुछ नहीं बोली, बस चुपचाप बैठी रही। लेकिन उसके मन में एक ही बात घूम रही थी। तो आखिर असर शुरू हो गया। उस रात जब पूरा घर शांत था, कविता ने विजय से कहा, मुझे लगता है भैया पर कोई बुरी नजर है। विजय ने हैरानी से उसकी तरफ देखा। बुरी नजर? कविता ने धीरे से सिर हिलाया। हाँ, जिस तरह अचानक उनका सब कुछ बिगड़ रहा है, मुझे यह सामान्य नहीं लग रहा। फिर उसने कुछ पल रुककर कहा, उन्हें गांव बुलाओ, यहां किसी तांत्रिक से इलाज करवाना पड़ेगा। शायद गांव में कोई पूजा या उपाय हो जाए। विजय कुछ देर तक सोचता रहा, फिर बोला, तुम्हें सच में ऐसा लगता है? कविता ने गंभीर चेहरा बना लिया। मुझे पूरा यकीन है,
शायद भगवान नाराज हुए होंगे या किसी की बुरी नजर लग गई है। विजय की चिंता और बढ़ गई। उसे क्या पता था, जिस खतरे से बचाने के लिए वो अपने भाई को गांव बुलाने वाला था, वही खतरा उसके अपने घर में पहले से मौजूद था। कविता ने नजरें झुका लीं। उसके चेहरे पर चिंता का नकाब था, लेकिन आंखों के अंदर एक अलग ही चमक थी। उसने मन ही मन कहा, आओ भैया, इस बार तुम्हें वापस जाने नहीं दूंगी। और उसी क्षण कविता के पीछे दीवार पर उसकी परछाई अचानक सामान्य से कहीं ज्यादा लंबी हो गई। विजय ने उसे देखा नहीं, लेकिन कविता ने देख लिया। वो धीरे धीरे उस परछाई की तरफ मुड़ी और उसकी मुस्कान और गहरी हो गई। इंसान ऐसे नहीं टूटता। कविता की बात विजय के दिल में बैठ गई। उसे सच में लगा कि अजय के साथ जो कुछ हो रहा है वो सिर्फ तनाव या कारोबार के नुकसान की वजह से नहीं हो सकता। विजय ने बिना देर किए अजय को फोन किया। कुछ देर घंटी बजने के बाद अजय ने फोन उठाया। उसकी आवाज में थकान साफ सुनाई दे रही थी। विजय ने कहा, भैया, कुछ दिन गांव आ जाओ। यहां रहोगे तो मन भी शांत हो जाएगा। मां बाबा भी तुम्हें देखकर खुश होंगे। अजय ने कुछ पल चुप रहने के बाद धीमी आवाज में कहा, ठीक है विजय, मैं आ जाऊंगा। टूटा हुआ अजय अब किसी भी सहारे की तलाश में था। उसे क्या पता था, जिस गांव को वो सुकून की जगह समझकर लौट रहा है, वहीं उसके लिए सबसे बड़ा खतरा इंतजार कर रहा था। इस बार कविता पूरी तैयारी में थी। अजय के गांव आने से पहले ही उसने अपना जाल बिछाना शुरू कर दिया। हर रात जब पूरा गांव गहरी नींद में डूब जाता, कविता चुपके से घर से निकलती और पुराने मंदिर के पीछे पहुंच जाती। वहां वो काला कपड़ा बिछाती, उसके बीच में अजय की तस्वीर रखती, फिर तस्वीर के ऊपर धीरे धीरे सरसों का तेल टपकाती। 1, 2, 3 बूंदें। तेल तस्वीर पर फैलता जाता। फिर कविता अजय के पुराने बाल निकालती और उसके बटुए से निकाला हुआ कागज उस काले धागे के साथ बांध देती। उसकी उंगलियां कांपती नहीं थीं। अब उसे डर नहीं लगता था। वो आंखें बंद करती और बहुत धीमी आवाज में मंत्र पढ़ने लगती। इसका भाग्य ऊंचा है, इसे नीचे गिरा। हवा अचानक तेज हो जाती। पीपल के पत्ते जोर जोर से हिलने लगते। कविता फिर फुसफुसाती, इसका घर रोशन है, इसका दीप बुझ जाए। मंदिर के अंदर रखा दिया अचानक कांपने लगता। उसकी लौ कभी बड़ी होती, कभी इतनी छोटी कि बस बुझने वाली लगती। और हर रात जैसे जैसे ये सब दोहराया जाता, उधर अजय की हालत और कमजोर होती जाती। उसकी आंखों के नीचे काले घेरे गहरे होते गए। चेहरा पीला पड़ने लगा। शरीर में हमेशा थकान रहती। और सबसे डरावनी बात, अब उसे दिन में भी किसी के उसके पीछे चलने का एहसास होने लगा था। उसे बार बार लगता कोई उसके बहुत करीब खड़ा है, लेकिन जब वो पीछे मुड़ता वहां कोई नहीं होता। अजय को बिल्कुल पता नहीं था कि हर रात उसके नाम के साथ मंदिर में कुछ ऐसा किया जा रहा था जिसका असर उसकी जिंदगी के हर हिस्से पर पड़ रहा था। और कविता हर रात मंदिर से लौटते समय एक ही बात सोचती, अब बचने का कोई रास्ता नहीं है। गांव से शहर लौटते ही अजय की हालत अचानक बुरी तरह बिगड़ गई। उसे तेज बुखार रहने लगा। शरीर इतना कमजोर हो गया कि बिस्तर से उठना भी मुश्किल लगने लगा। मीरा उसे तुरंत डॉक्टर के पास ले गई। एक के बाद एक जांच हुई। खून की रिपोर्ट, शुगर, बीपी, सब कुछ लगभग सामान्य था। डॉक्टरों को समझ ही नहीं आ रहा था कि आखिर अजय को हुआ क्या है। दवाइयां चलती रहीं, लेकिन अजय की हालत सुधरने के बजाय और बिगड़ती चली गई। रात होते ही उसकी बेचैनी बढ़ जाती। कई बार वो अचानक नींद से उठकर बिस्तर पर बैठ जाता और सामने की खाली दीवार को घूरता रहता। मीरा पूछती, क्या हुआ, आप ऐसे क्या देख रहे हो? लेकिन अजय कोई जवाब नहीं देता, बस उसी दीवार को देखता रहता जैसे वहां कोई खड़ा हो। एक रात मीरा की अचानक नींद खुली। उसने देखा अजय आंखें बंद किए हुए कुछ बड़बड़ा रहा था। मीरा ने ध्यान से सुना। अजय की आवाज कांप रही थी, मुझे मत बुलाओ। मीरा का दिल जोर से धड़कने लगा। अजय फिर बोला, मैंने क्या बिगाड़ा है तुम्हारा? मीरा ने उसका कंधा हिलाया, लेकिन अजय नींद में ही फिर वही शब्द दोहराने लगा, मुझे मत बुलाओ, मैंने क्या बिगाड़ा है तुम्हारा? मीरा डरकर पीछे हट गई। उसने कमरे की चारों तरफ देखा।
कमरे में उसके और अजय के अलावा कोई नहीं था, लेकिन खिड़की के पास पर्दा अपने आप धीरे धीरे हिल रहा था, जबकि खिड़की पूरी तरह बंद थी। उस रात मीरा सो नहीं पाई। अब सरोज को भी कुछ अजीब लगने लगा था। उन्होंने गौर किया, अजय की हालत हर बार गांव से लौटने के बाद ही क्यों बिगड़ती है। पहले उसका व्यापार बर्बाद होने लगा, फिर उसका व्यवहार बदल गया और अब उसकी तबीयत भी लगातार खराब हो रही थी। सरोज के मन में एक डर बैठ गया। उन्होंने धर्मपाल से कहा, मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा। फिर एक दिन उन्होंने विजय को फोन किया। फोन उठते ही सरोज ने घबराई हुई आवाज में पूछा, विजय, अजय के गांव आने के बाद वहां उसके साथ कुछ हुआ था क्या? विजय कुछ पल चुप रहा। उसे खुद समझ नहीं आया कि मां अचानक ऐसा सवाल क्यों पूछ रही हैं, लेकिन सरोज की आवाज में डर साफ था। उन्होंने आगे कहा, मुझे लगता है अजय के साथ जो हो रहा है वो सिर्फ बीमारी नहीं है। और उसी पल फोन के दूसरी तरफ बैठे विजय के चेहरे का रंग उड़ गया, क्योंकि उसे अचानक कुछ याद आया। कविता की वो बातें, वो पुराना मंदिर और अजय के गांव आने के बाद उसका अजीब व्यवहार।